हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की गौतम ज्ञानम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो हिंदी के महानतम टॉपिकों में से एक टॉपिक देवनागरी लिपि का विकास मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूं। तो थोड़ा चीज़ों को ज़रा समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें भाषा। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से लिया गया है, ठीक है भाई, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। आगे अगर हम बात करें, जिन ध्वनि संकेतों को हम बोलकर या उच्चारण करके व्यक्त करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। भाषा को सुनकर व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए भाषा को श्रव्य कहते हैं। देखिए, आपकी एक भाषा होती है और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा को केवल सुना जा सकता है, इसलिए भाषा आपकी श्रव्य की श्रेणी में रखी जाती है। भाषा की अगर हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि या फिर वर्ण होती है। अगर हम ध्वनि और वर्णों में तुलना करें तो सबसे पहले पॉइंट है यहाँ ध्वनि। ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि आपकी स्वर और व्यंजनी होते हैं। अगर हम स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? उच्चारण। स्वर और व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर और व्यंजनों को वहाँ पर ध्वनि कहा जाता है। अगर हम वर्णों की बात करें तो स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, लेकिन इनकी एक अवस्था होती है। जब हम स्वर और व्यंजनों का लेखन करते हैं तो स्वर और व्यंजनों को वर्ण कहा जाता है, ठीक है भाई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है यहाँ, देखिए, शब्द और पद। शब्द और पद से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं शब्द या पद की बात करूँ तो शब्द या पद आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला पद आपका संज्ञा होता है, दूसरा आपका सर्वनाम होता है, तीसरा आपका क्रिया होता है, फिर उसके बाद में विशेषण होता है, फिर उसके बाद में आपका अव्यय होता है। अव्यय का दूसरा नाम देखिए अविकारी शब्द होता है। अगर हम अविकारी शब्दों की बात करें तो जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन शब्दों को हम अव्यय या फिर अविकारी कहते हैं। इसी के साथ आपके आ जाते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं और अव्यय शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द की परिभाषा की अगर बात करूं तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण विकार हो जाता है उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें शब्द या पद 5 प्रकार के होते हैं। अब हम शब्द और पद में अंतर जान लेते हैं कि होता क्या है वास्तव में। देखिए, जब इन 5 ये जो आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय हैं, इन 5 का प्रयोग अगर हम वाक्य में करते हैं, किसमें? वाक्य में, तो इन्हें पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पद कहा जाता है। तथा इनका प्रयोग वाक्य से हटकर अगर हम इनका प्रयोग अकेले करते हैं तो इन्हें हम शब्द की संज्ञा देंगे, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा के अंग। अगर हम भाषा के अंग की बात करें तो भाषा के अंग होते हैं आपके 3। सबसे पहला जो अंग होता है आपका ध्वनि, दूसरा अंग होता है आपका अर्थ तथा उसका वाक्य। अगर हम भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के रूप होते हैं आपके 2। सबसे पहला होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है आपका लिखित रूप। मौखिक रूप किसी भी भाषा का बोल करके व्यक्त किया जाता है और लिखित रूप जो होता है आपका वो लिख करके व्यक्त किया जाता है। हिंदी के 2 महानतम प्रश्न। सबसे पहला उसमें मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई, ये पूछ रहा है जो भाषा होती है आपकी उसकी आधारभूत इकाई यानी बेस क्या होता है उसका। तो अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा का जो बेस होता है यानी जो आधारभूत इकाई होती है वो आपकी ध्वनि होती है, जिसको बोल करके उच्चारित किया जाता है। अगर हम लिखित, देखिए यहाँ ध्वनि होती है। लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा या लिपि का जो आधार होता है, ये यहाँ देखिए गलत हो गया पॉइंट, वर्ण होती है, वर्ण, ठीक है। हम स्वर और व्यंजनों का अगर उच्चारण करते हैं तो उसको हम ध्वनि बोलते हैं। स्वर और व्यंजनों का अगर हम लेखन करते हैं तो उसको हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। लिपि। अगर हम लिपि की बात करें तो भारतवर्ष में कुछ भाषाएं हैं और उनकी अपनी एक लिपि है। तो लिपि जो होता है लिखने का तरीका होता है। जिन लिपि संकेतों को हम लिखकर व्यक्त करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। लिपि को
देखा जा सकता है, इसलिए लिपि आपकी दृश्य होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था भाषा क्या होती है, तो भाषा आपकी श्रव्य होती है, क्योंकि भाषा को हम सुनकर ही व्यक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनकी लिपियाँ। देखिए यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। अगर मैं बात करूँ हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की बात करूँ तो देवनागरी लिपि है। संस्कृत की बात करें तो देवनागरी लिपि है। नेपाली की बात करें तो देवनागरी लिपि है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, इन चारों की जो लिपि है आपकी देवनागरी लिपि है। अगर हम बांग्ला भाषा की बात करें तो इसकी लिपि बांग्ला है। आगे हम बात करें, देखिए पंजाबी की लिपि, पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। अगर हम बात करें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, तो इन तीनों भाषाओं की लिपि क्या है आपकी रोमन है। अगर हम उर्दू, अरबी, फ़ारसी की बात करें तो इसकी लिपि आपकी फ़ारसी है। उपरोक्त लिपियों में से फ़ारसी की यह विशेषता है, जो फ़ारसी आपकी लिपि है, कि वह दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। शेष सभी लिपियाँ, जितनी भी लिपियाँ मैंने आपको अभी बताई हैं, सभी लिपियों की जो विशेषता है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रोमन लिपि। देखिए रोमन लिपि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि रोमन लिपि जो है आपकी वर्णनात्मक होती है, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल कहते हैं। जबकि देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो लिपि हमारी अक्षरात्मक होती है, यानी इसमें आपके अक्षर होते हैं, जैसे आपका छोटा होता है, कै होता है, ये सब। और ये जो आपके 1 2 3 वगैरह या फिर ABCD वगैरह की बात करें तो ये आपके रोमन लिपि में ही आते हैं। तो अक्षरात्मक लिपि को अंग्रेजी में स्लेविक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि के विकास की बात करते हैं। तो थोड़ा सा ये पॉइंट मैन है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बात करें हम देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि का जो विकास है भारत में वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत की हम जितनी भी बोलियाँ हैं, जितनी भाषाएँ हैं, अगर उनकी बात करें तो वो आपकी देवनागरी लिपि से ही ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें, ब्राह्मी लिपि का नमूना 5वीं ईसा पूर्व मिलता है। इसका जो प्राचीनतम नमूना है वो आपका बौद्धकालीन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो ब्राह्मी लिपि में थोड़ा सा परिवर्तन आया। हम पहुंच गए अब 240 ईस्वी में, जिस समय हमारा गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल हमारा प्रारंभ हो गया था। तो गुप्त काल के प्रारंभ होते ही ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हो गए। पहला भाग इसका ब्राह्मी लिपि कहलाया, उत्तरी ब्राह्मी लिपि कहलाया, और दूसरा जो भाग है आपका दक्षिणी ब्राह्मी लिपि कहलाया। अगर हम उत्तरी ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये 240 ईस्वी, जिस समय गुप्त काल आपका चल रहा था, से प्रारंभ होकर के 350 ईस्वी तक आपकी उत्तरी ब्राह्मी लिपि के नाम से ब्राह्मी लिपि जानी गई। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें दक्षिणी, इसकी शाखा जो है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि 240 ईस्वी से ही अब तक चल रही है। इस लिपि में कोई भी परिवर्तन अभी तक नहीं आया है। तो हम देखते हैं इस लिपि को। ये जो आपकी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है 240 से अब तक जो चल रही है, ये आपके दक्षिण भारत में हम कह सकते हैं कि तमिल लिपि सबसे पहले है आपका कलिंग लिपि। कलिंग लिपि या तमिल लिपि यह आपकी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। उसके बाद में अगर बात करें हम तेलुगु या कन्नड़ लिपि, उसके बाद में हम बात करें ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि का जो विकास हुआ है वो तमिल लिपि से विकसित हुई है। मलयालम लिपि की अगर बात करें तो मलयालम लिपि का जो विकास हुआ है वो ग्रंथ लिपि से विकास मलयालम लिपि का हुआ है। तो देखिए दक्षिणी ब्राह्मी की अगर मैं बात करूं तो कलिंग लिपि, तमिल लिपि, तेलुगु, कन्नड़, ग्रंथ लिपि जो कि तमिलनाडु से तमिल लिपि से विकसित हुई है। उसके बाद में अगर बात करें मलयालम लिपि तो ग्रंथ लिपि से इसका विकास हुआ है। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी ब्राह्मी लिपि की। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि आपका 240 ईस्वी से गुप्त काल में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। 350 तक ये लिपि आपकी चली थी। अगर मैं बात करूं गुप्त लिपि की तो ये उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है गुप्त लिपि, जो कि आपकी 4वीं ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक ये आपकी चलती रही थी। ठीक है भाई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं वह गुप्त लिपि का जो विकास हुआ है वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। गुप्त लिपि उसके बाद जैसे ही 5वीं ईस्वी का 5वीं सदी का जो है अंत हो जाता है तो उसके बाद आपकी सिद्ध मातृका लिपि आ जाती है। सिद्ध मातृका लिपि का जो विकास हुआ है वो गुप्त लिपि से हुआ है। ये आपकी 6वीं ईस्वी से 8वीं ईस्वी तक चलती रही थी। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि
सिद्ध मातृका लिपि के पास जो विकसित लिपि है वो कुटिल लिपि है आपकी। कौन सी लिपि है? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि की अगर बात करें तो 8वीं ईस्वी से 9वीं ईस्वी तक के कालखंड को कुटिल लिपि का कालखंड कहा जाता है। देखिए यहाँ एक टर्म है राजस्थान। अगर हम राजस्थान है, राजस्थान के अगर उत्तर में बात करें तो मेवाती, राजस्थान के अगर हम पूरब की बात करें तो यहाँ देखिए जयपुरी, ढूंढारी और हाड़ौती। हाड़ौती से काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। देखिए हाड़ौती से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के पूरब में हाड़ौती लिपि जो है मतलब हाड़ौती भाषा जो है बोली जाती है। अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो मारवाड़ी भाषा है, और हम राजस्थान के दक्षिण की बात करें तो मालवी भाषा है। ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ये आगे टॉपिक, इससे हम रेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे। कुटिल लिपि की अगर बात करें तो 8वीं ईस्वी से 9वीं ईस्वी तक का जो कालखंड है आपका कुटिल लिपि के नाम से जाना गया। जिस समय आपका 9वीं ईस्वी का अंत हो रहा था, हमारी हिंदी का विकास इस समय शुरू होने वाला था, तो कुटिल लिपि के जो है 2 भाग हो गए। सबसे पहला जो भाग है आपका वो नागरी लिपि कहलाया, और जो दूसरा भाग है इसका वो आपका शारदा लिपि कहलाया। ठीक है, अगर हम शारदा लिपि की बात करें तो शारदा लिपि से काफ़ी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे भी गए हैं। शारदा लिपि को फिनिश कर देते थे कि यहाँ पर शारदा लिपि की अगर मैं बात करूँ तो शारदा लिपि आपकी गुरुमुखी लिपि, शारदा लिपि से ही विकास हुआ है आपका गुरुमुखी लिपि का। गुरुमुखी लिपि जो है, तो ये गुरुमुखी लिपि जो है आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगर हम कश्मीरी भाषा की बात करें तो कश्मीरी भाषा की लिपि कश्मीरी लिपि है। अगर हम लहंदा की बात करें तो लहंदा कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिंधी भाषा जो है आपकी सिंधी भाषा की लिपि है। अगर हम टाकरी लिपि की बात करें तो ये डोगरी भाषा की लिपि है। ठीक है भाई, तो कुटिल लिपि के आपके 2 भाग हो गए थे, नागरी लिपि और शारदा लिपि। शारदा लिपि हमने फिनिश की है यहाँ। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी शाखा की, पश्चिमी हिंदी शाखा की बात करें तो नागरी लिपि हमारी 2 शाखाओं में बट गई। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जैसे जैसे देवनागरी लिपि में विकास होता चला गया, तो नागरी लिपि के 2 भाग हो गए। पहला भाग इसका पश्चिमी हिंदी शाखा कहलाया, दूसरा भाग इसका पूर्वी हिंदी शाखा कहलाया। अगर हम पश्चिमी हिंदी शाखा की बात करें तो देवनागरी लिपि, देखिए जिसके लिए हम इतना पॉइंट पढ़े हैं वो देवनागरी लिपि है, जो कि आपकी हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि है। राजस्थानी की अगर बात करें, मैंने अभी आपको राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान की भाषाएं, चारों दिशाओं की भाषाएं मैंने आपको बताया था। तो राजस्थानी की अगर बात करूँ, राजस्थानी एक लिपि है जो कि आपकी ढूंढारी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती और मालवी की लिपि है। अगर हम महाजनी की बात करें तो महाजनी जो लिपि है वो आपकी मारवाड़ी, जो कि राजस्थान के पश्चिम में बोली जाती है। तो अगर मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी जो राजस्थानी आपकी उसकी लिपि महाजनी है। महाजनी कोई नया पॉइंट नहीं है। महाजनी का विकास पश्चिमी हिंदी शाखा से हुआ है, नागरी लिपि की पश्चिमी हिंदी शाखा से इसका विकास हुआ है। और महाजनी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये मारवाड़ी राजस्थानी की एक लिपि है। अगर हम कैथी की बात करें तो कैथी कोई नया पॉइंट नहीं है। भोजपुरी जो भाषा है आपकी, भोजपुरी भाषा को जो लिखने का तरीका है या फिर जो भोजपुरी भाषा लिखी जाती है वो आपकी कैथी लिपि में लिखी जाती है। तो सबसे मेन पॉइंट अगर हम बात करें कि पश्चिमी हिंदी शाखा की सबसे प्रमुख लिपियों में से कौन सी लिपि है आपकी, तो देवनागरी लिपि आ जाएगा यहाँ। अगर हम शारदा लिपि की बात करें तो शारदा लिपि की सबसे कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख लिपि का नाम क्या है, गुरुमुखी लिपि है। अगर पूर्वी हिंदी में बात करें तो बांग्ला जो लिपि है आपकी, बांग्ला लिपि जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी शाखा की सबसे प्रमुख लिपि है। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।